भाई लोग, मैंने पक्के सबूत ढूंढ निकाले हैं कि 2006 में एक असली टाइम ट्रैवलर 1950 के दशक से आया था। और वो अकेला नहीं था जो ऐसे चमत्कारी काम का दावा करता है। तो दोस्तों, मशीन चालू करते हैं। आप सब तैयार हो जाइए कुछ ऐसी दिमाग घुमा देने वाली सबसे विश्वसनीय और अजीब टाइम ट्रैवल की कहानियों के लिए जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन कीव का आदमी। शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, टाइम ट्रैवल 100% पूरी तरह से संभव है। मैंने ये पहले कह दिया, तो मैं ये कैसे जानता हूं? खैर, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और जगह आपस में जुड़े हुए हैं, और जितनी तेजी से तुम यात्रा करोगे उतनी ही धीमी गति से तुम समय महसूस करोगे। लेकिन उनकी बात पर यकीन मत करो यार। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की और एक घड़ी को तेज चलने वाले हवाई जहाज पर रखा और दूसरी ओर जमीन पर रखा। हवाई जहाज की यात्रा पूरी होने के बाद उन्होंने दोनों की तुलना की। हवाई जहाज वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी से थोड़ी सी पीछे रह गई। वाह, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अभी सैकड़ों साल आगे जाने की तकनीक है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है ना दोस्तों? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सर्जेई पोनोमारेंको का कमाल का मामला सुनाता हूँ। तो अप्रैल 2006 की बात है। यूक्रेन के शहर कीव में पुराने जमाने के कपड़ों में एक आदमी पुरानी कैमरा लिए सड़कों पर भटकता हुआ दिखा, जो पूरी तरह से हैरान और परेशान लग रहा था। ये रहस्यमय अजनबी कुछ देर तक सदमे में इधर उधर घूमा, फिर दो पुलिस वालों से टकरा गया। घबराते हुए उसने उनसे रास्ता पूछा, लेकिन वो जगह पूछी जो कि अब थी नहीं। फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो उनके दिमाग को चकरा देगा। ये कौन सा साल है? उसने बार बार पूछा। उसके लगातार बकबक से थककर पुलिस वालों ने उस अजीब आदमी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। कुछ टाइम के बाद हमारा रहस्यमयी सज्जन पुलिस की हिरासत में बैठा पूछताछ के लिए तैयार था। उसने खुद को सर्जेई पोनोमारेंको बताया और दावा किया कि वो 1958 के साल से आया है। क्या कह रहे हो? जाहिर है पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसने अपना आईडी उनको दिया और चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो गईं। वो आईडी कार्ड सोवियत संघ का था जो 15 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन सर्जेई 30 से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था और आईडी कार्ड पर जन्म तिथि 1932 लिखी हुई थी। कुछ तो गड़बड़ था। खैर, सर्जेई के मुताबिक वो अपनी मंगेतर वेलेंटीना कुरिश के साथ घूम रहा था जब उसने आसमान में एक अजीब घंटी जैसा ऑब्जेक्ट देखा। मंत्रमुग्ध होकर उसने अपना कैमरा निकाला और इस अनियमित रूप से उड़ते ऑब्जेक्ट की तस्वीर ली। लेकिन फ्लैश होने के तुरंत बाद वो खुद को 2006 में उसी जगह पर पाया और तभी पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। खैर, कहने की जरूरत नहीं है कि वे उसकी बात नहीं मान रहे थे और सर्जेई को सही जांच के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेज दिया गया। उसके दावे पागल जैसे लगते हैं, लेकिन क्या उसके पास कोई सबूत था? जी हाँ, सच में उसके पास सबूत था। सर्जेई के मनोचिकित्सक डॉक्टर कुटरिकोव ने उसका कैमरा लिया और एक फोटोग्राफी विशेषज्ञ को बुलाया कि क्या उसमें सच में अजीब घंटी जैसे ऑब्जेक्ट की तस्वीर है। सबसे पहले कैमरा पूरी तरह से असली और पुराना साबित हुआ। दूसरा, अंदर की फिल्म लगभग सही हालत में थी, भले ही वो इतनी पुरानी थी कि आज की तकनीक से आसानी से डेवलप नहीं की जा सकती। वाकई यार, वो 1970 में ही उत्पादन से बाहर हो चुकी थी और जब उसने फिल्म डेवलप की तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गया। तस्वीरें वाकई 1950 के दशक के कीव की थी। एक में सर्जेई उसी पोशाक में पोज दे रहा था जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया था, दूसरी में एक युवा महिला के साथ और तीसरी में वो थी मशहूर घंटी। क्या सर्जेई सच बोल रहा था? क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? पता लगाने के लिए कुटरिकोव ने उसे एक और इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसने तस्वीर मेज पर सरकाई, उनसे व्याख्या करने को कहा। सर्जेई ने बस उनको देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था। उसने आगे कहा कि उसे नहीं पता कि वो अजीब घंटी जैसा यूएफओ क्या था या उसके साथ क्या हुआ। उसने बस दोहराया कि उसने तस्वीर ली, भविष्य में पहुंच गया और उसे कुछ नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। यार, उससे ज्यादा कुछ निकालने में वो असफल रहे। मनोचिकित्सक ने सर्जेई को क्लिनिक के उसके कमरे में वापस भेज दिया। बस इतनी सी बात है। उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिया। सही है बात, मैंने आपको चौंका दिया ना। सर्जेई को सीसीटीवी से कमरे में आराम से लौटते हुए देखा गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो पूरी तरह गायब भी हो गया था। सीरियसली यार, दरवाजा दोबारा नहीं खुला, फिर भी खिड़की की सलाखों से भागना असंभव होना चाहिए था। बहरहाल, जब उसकी अगली जांच हुई तो वो गया हुआ था। यार, टाइम ट्रैवलर और जादूगर, आगे क्या हुआ होगा इसमें? खैर, अब पुलिस के पास एक लापता व्यक्ति का केस था। रहस्यमय आदमी के बारे में ज्यादा जानने के लिए उन्होंने सोवियत समय के यूक्रेन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और भाई लोग, उस समय देश में एक सर्जेई पोनोमारेंको रहता था। वो लापता घोषित किया गया था।
1958 के बजाय 1960 में। लेकिन ये घटना अभी भी बहुत ही मजेदार थी। रास्ता बंद था लेकिन जवाब ढूंढने के लिए सभी दृढ़ थे। यहाँ पे अधिकारियों ने सर्जेई की कथित मंगेतर को ढूंढने का फैसला किया। कुछ कड़ी जांच पड़ताल के बाद वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने ऐसी एक महिला को ढूंढ लिया था। अब उससे मिलने का समय था। दरवाजा खटखटाने के बाद वो हैरानी से देखते रह गए जब एक 70 साल की महिला ने दरवाजा खोला। क्या ये सच में वही थी? उसने बताया कि उसका मंगेतर सर्जेई 1958 में गायब हो गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लौट आया था, कहते हुए कि उसने भविष्य देख लिया है। ये वही औरत थी। जाहिर है सर्जेई अपनी टाइम जंप के बाद लोकल सेलिब्रिटी बन गया था, भविष्य की तकनीक की कहानियां सुनाते हुए जो उसने अपनी यात्रा में देखी थी। लेकिन वो हमेशा नहीं रहा। वो 1970 के दशक में फिर से गायब हो गया, इस बार कभी ना लौटने के लिए। इस खुलासे के बाद वैलेंटीना ने जांचकर्ताओं को कुछ नई तस्वीरें दी, जिनमें से सर्जेई 2050 के साल में कीव में खड़ा था। स्काईलाइन देखो यार, वो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक है। यह आदमी बहुत घूमा है। क्या वो वहां गया जब वो हमेशा के लिए गायब हुआ था? अगर हाँ, तो वैलेंटीना को वो तस्वीर कैसे मिली? क्या उसने 2 बार से ज्यादा टाइम ट्रेवल किया होगा? वो पहली बार टाइम ट्रेवल कैसे किया था और अब वो कहाँ है? भाई लोग, वो सच में कहीं भी हो सकता है, सैकड़ों या हजारों साल भविष्य में। ओह, मेरा सिर दर्द कर रहा है यार। सच बताऊं तो ये रहस्य कभी सुलझा ही नहीं। सर्जेई कभी नहीं दिखा और कहानी ऐसे ही मशहूर हो गई। इतनी मशहूर कि ये यूक्रेन के एक टीवी शो एलियंस पर भी दिखाई गई, जहां घटनाओं को दोबारा बनाया गया था। वो सीसीटीवी फुटेज वहीं से आई है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, सारे असली सबूत कहाँ हैं? सीसीटीवी फुटेज, आईडी कार्ड की तस्वीर, 2050 में सर्जेई की तस्वीर। हैरानी की बात यह है कि ये सब चीजें बनाई गई थीं और वो भी उतनी विश्वसनीय नहीं है। सीसीटीवी फीड में तारीख बुधवार 23 अप्रैल 2006 दिखाई गई है, लेकिन अगर तुम वो तारीख चेक करो तो वो असल में रविवार था। असली फुटेज सच में कहीं नहीं मिल सकती। इसके अलावा भी आईडी कार्ड में कई गलतियां हैं और 2050 में सर्जेई की उस तस्वीर के बारे में भी है जो कि है ही नहीं। खैर, कई स्काई स्क्रैपर सिर्फ फोटोशॉप से क्लोन किए गए हैं, लेकिन रुको, वो सिर्फ दोबारा बनाई गई चीजें तो होती ही है ना। तो ये कहानी अभी भी सच हो सकती है तकनीकी रूप से, हाँ। लेकिन एक मौका है कि यूक्रेनियन शो ने घटनाओं को दोबारा नहीं बनाया, बल्कि पूरा मामला खुद गढ़ा और उसे सच के रूप में पेश किया। भाई लोग, वो ज्यादा भरोसेमंद सोर्स नहीं है और कहानी के लिए कोई असली सबूत अभी तक नहीं मिला। ये सब अफवाह और छलावा है। ईमानदारी से कहूं तो हम बस नहीं जानते, शायद कभी जान भी ना पाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये अब तक की सबसे विश्वसनीय टाइम ट्रेवल की कहानी है या बस एक शहरी किंवदंती है जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ, आपको क्या लगा कि मेरे पास सिर्फ यही कहानी है? अरे नहीं, अभी तो बहुत है। एक युद्ध में चमत्कार। 1935 में एक मिशन की उड़ान के दौरान ब्रिटिश एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गॉडर्ड को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। सर गॉडर्ड स्कॉटलैंड से इंग्लैंड के एंडोवर वापस जा रहे थे जब वे ड्रेम के पास एक एयर बेस के ऊपर से गुजरे। नीचे के हैंगरों को देखते हुए गॉडर्ड को अचानक एक तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें असामान्य भूरे और पीले बादल थे और बैंगनी रंग की हवाएं चल रही थीं, जिससे उनका प्लेन नियंत्रण से बाहर हो गया और बादलों में नीचे गिरने लगा। लेकिन जैसे ही वो तेजी से उनमें से गुजरे, वो और ज्यादा गहराई में चले गए। घबराए हुए और पसीने से तरबतर बाहर निकले, लेकिन जिंदा। प्लेन पर फिर से नियंत्रण पाकर उन्होंने एयर बेस की तरफ दोबारा देखा, लेकिन इस बार वहां कामकाज की गतिविधियों से भरा हुआ था। वो कार्यकर्ता अजीब पीले प्लेन असेंबल कर रहे थे और पायलट भूरे के बजाय नीली पोशाक में थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो कहां और कब पहुंच गए थे। तूफानी बादल में फेंके जाने के बाद गॉडर्ड घर लौटे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। सदमे में उन्होंने अपनी घटना सबके साथ में साझा कर दी। काफी सालों तक गॉडर्ड की कहानी मशहूर रही, लेकिन कम लोगों ने उस पर यकीन किया। 1939 तक मिलिट्री डिपार्टमेंट में एयर बेस पर कुछ असाधारण हुआ। उसको दोबारा से बनवाया गया और न केवल वापस चालू किया गया, बल्कि पीले प्लेन और नीली पोशाक रॉयल एयरफोर्स के लिए लाजमी भी हो गई। गॉडर्ड ने 1935 में जो दृश्य देखे थे वो सब सच हो गए, जिससे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने टाइम स्लिप का अनुभव किया, एक काल्पनिक घटना जो स्पेस टाइम में व्यवधान से किसी को अलग ऐतिहासिक काल में ले जा सकती है। जबकि उनकी कुछ कहानियों पर लोग शक करते हैं। बाकी मानते हैं कि उन्होंने ध्यान खींचने के लिए कहानी बनाई होगी या बस ये उनके दिमाग का एक भ्रम होगा। यार, मुझे शक है कि विक्टर गॉडर्ड जैसे सम्मानित रॉयल एयरफोर्स पायलट ऐसी कहानियां गढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि कोई मति भ्रम इस तरह की घटनाओं को बना सकता है। तो हम उन घटनाओं की व्याख्या कैसे करेंगे जो कि सच साबित हुई हैं? गॉडर्ड पैरानॉर्मल के पक्के बिलीवर बन गए और उन्होंने इस विषय पर किताबें भी लिखी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो देखा वो असली था या नहीं, मुझे नहीं पता,
लेकिन कम से कम उनको तो सच ही लगता था। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको टाइम ट्रेवल सिखा पाऊंगा, लेकिन एक अच्छा समय जरूर दे सकता हूँ। क्यों ना आज ही एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कभी मजेदार वीडियोस मिस ना करो। हो गया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समय के रक्षक। अब कई लोग दावा करते हैं कि वो फिल्म में रिकॉर्ड होने वाले पहले टाइम ट्रैवलर हैं, लेकिन ये अगला आदमी जो दाजिगा वर्टोव के उपनाम से जाना जाता है, उसके पास सच में मानने वाले लोगों का एक समूह है। 2014 में एक YouTube इंटरव्यू में उसने अपनी कहानी साझा की। Okay. So how long, just give me a general sense, is your future from now? I'm from the 30th, but that's all I'm going to tell you. I'm operating a little bit under the radar here because there are plenty of people who don't approve of fraternizing with historic citizens. 30वीं से उसका मतलब वो सदी है जिसमें वो रहता है, यानी लगभग 3000 के आसपास। अफसोस की बात यह है कि वो नहीं बताता कि वे पानी के नीचे रहते हैं या फिर नहीं रहते, लेकिन आगे कहता है कि उसने इंटरव्यू के दौरान अपनी पहचान छिपाई ताकि समय के रक्षक नाम की संस्था के रडार से दूर रहे। अब मेरी बात सुनो। वाटो के मुताबिक समय के रक्षक बहुत ताकतवर हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि टाइम ट्रैवलर और आम लोग इतिहास के तय किए हुए रास्ते ना बदलें। ऐसा करने के लिए वो तुम्हारी याददाश्त मिटा सकते हैं या तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर सकते हैं, जबकि तुम्हारा क्लोन बाहर भेजा जाता है। हे भगवान! तो उस पर यकीन किया जाए? तो वर्टोव ने इंटरव्यू के लिए बहुत ही जोखिम लिया, लेकिन क्यों यार? खैर, ये कुछ अच्छा नहीं था। इतना तो तय है कि यार वो ना एक चेतावनी लेकर आया था। Your children and great-grandchildren will certainly see catastrophe. बहुत बढ़िया। निकट भविष्य में समाज ढह जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। हालांकि बर्टोव ने यह भी कहा कि आखिरकार हम चीजें दोबारा बनाएंगे और असीमित संसाधनों का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, तब तो। इंटरव्यू लेने वाला समझदारी से इन दावों पर शक करता रहा, खासकर जब हमारा भविष्य का दोस्त कोई सबूत देने से इनकार कर देता है। वर्टोव ने इस शक को अच्छी तरह नहीं लिया और सेट से गुस्से में चला गया। उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। क्या उसने अपनी टाइम मशीन में कूदकर फैसला कर लिया कि अतीत दोबारा देखने लायक नहीं है? यार, हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको बस कमेंट्स चेक करने हैं कि कितने लोग यकीन करते हैं कि वो असली था। ईमानदारी से कहूं कि मैं तो थोड़ा शक करता हूं। बिना सबूत के इस आदमी की कोई बात मानना मुश्किल है, लेकिन क्या सबूत लाना टाइमलाइन बदल देता है और तथाकथित समय अथॉरिटी को गुस्सा दिलाता है? शायद मैं ज्यादा रुचि रखता हूँ कि उसकी भाषा, बोलने का तरीका हमसे अलग क्यों नहीं लगता, जबकि वो 10 सदियां भविष्य में रह चुका है। जी हाँ भाई लोग, इस पर अभी जज का फैसला आना बाकी है। बहुत लंबी नींद। क्या तुमने कभी कोमा में किसी मरीज की कहानी सुनी है जो जागकर दुनिया के बदलाव से हैरान हो जाता है? खैर, 20 साल बाद जागना कितना पागलपन भरा होगा, लेकिन पॉल अमेडियस डायनाक उससे एक कदम आगे हैं। 1921 में वो कोमा में चला गया था और जागा साल 3906 में। हे भगवान! टाइम ट्रैवल के लिए ये एक करिश्मा जैसा है। यार, क्या यह आदमी कभी ठीक हो सकता है? बीमारी की वजह से वो अचानक लंबे समय के लिए बेहोश हो जाता था। इस हादसे को 1921 के मशहूर कोमा में जाना गया। इस बार जब डायनाक जागा तो वो एक अस्पताल में था, लेकिन ज्यूरिख अस्पताल से बहुत दूर, और इसकी सिर्फ एक जगह नहीं बदली थी, बल्कि वो पूरी तरह से अलग शरीर में था। डायनाक खुद को एक फिजिसिस्ट एंड्रियास नॉर्थम के शरीर में पाता है, जो एक एक्सीडेंट से रिकवर कर रहा था। डायनाक नॉर्थम के शरीर में बैठा अस्पताल स्टाफ की भाषा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन नॉर्थम की यादों से अतीत की घटनाएं देख सकता था। इस वजह से उसे पता चला कि वो 3906 में है। हमारी जनरेशन के बाद हिंसा, गरीबी और ज्यादा आबादी ने इंसानियत को बर्बाद कर दिया था। इतना कि एक भयानक न्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया, लेकिन उसके बाद बेहतर हो गया। हमारी प्रजाति ने एक सरकार की तरह हर चीज दोबारा बनाई, एक सच्ची समानता और समृद्धि वाली। फिर साथ ही चीजें बहुत ही अजीब भी हो गईं। आध्यात्मिक जीव पृथ्वी पर आए और इंसानियत का ज्ञान दिया। इंसानों ने अपने शरीर के केमिकल्स को कंट्रोल करना सीख लिया। बहुत ही कल्पनाशील लगता है, लेकिन हम 2000 साल भविष्य की बात कर रहे हैं। कहना सही है कि सदियों की उथल पुथल के बाद 3906 की दुनिया मूल रूप से एक यूटोपिया थी। जी हाँ, लोग सिर्फ 2 साल काम करते थे और फिर रिटायर हो जाते थे। सोचो यार, मुझे घूमने या मॉरिशस डांस करने के लिए कितना फ्री टाइम मिल जाता। भविष्य में रहते हुए डायनाक एक महिला से प्यार कर बैठा जो उसे अपनी खोई हुई प्रेमिका का पुनर्जन्म लगी, लेकिन ये हमेशा नहीं चला। आखिरकार 1 साल की यूटोपिया में रहने के बाद वो अचानक 1922 में जाग गया। वो शायद उसका कल्चर शॉक रहा होगा। एक बुद्धिजीवी होने के नाते डायनाक ने अपनी अनुभव किसी को नहीं बताई, पागल कहने के डर से। तो हमें कैसे पता चला? खैर, जागने के बाद उसने अपने सारे अनुभव एक डायरी में लिखे थे। फिर ग्रीस चला गया और वहां पढ़ने लगा था। वहां उसने डायरी अपने पसंदीदा छात्र जॉर्ज
पापा हाइट्स को पढ़ने के लिए दी, लेकिन उसे कभी शेयर न करने को कहने के बावजूद पापा हाइट्स ने अपने टीचर से धोखा किया और 1972 में प्रकाशित कर दिया। वाह, चाहे तुम उसके फैसले से सहमत हो या नहीं, वरना हमें ये कभी पता तो नहीं चलने वाला था। समस्या ये कि कुछ लोग दावा करते हैं कि पापा हाइट्स ने असल में फिक्शन लिखा और प्रचार के लिए सच के रूप में पेश कर दिया। उस स्थिति में डायनाक कभी असल नहीं था, सिर्फ एक ट्रिक। और हाँ, डायनाक के अस्तित्व की कोई रिकॉर्ड नहीं है। सच में यार, उस आदमी से जुड़ी एक मिली जुली फोटो न्यूजीलैंड की एक अपराधी की निकली। बहुत संदिग्ध लगता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि डायनाक अस्तित्व में था और उसके पास वो अपना ही अनुभव था, लेकिन वो टाइम ट्रेवल नहीं था, ये सिर्फ उसका एक सपना था। कोमा मरीज ऐसे बड़े बड़े सपने आने के लिए जाने जाते हैं, तो ये संभावना के बाहर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प विकल्प के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या डायनाक ने सच में कल की दुनिया देखी थी? क्या वो अस्तित्व में था? मुझे लगता है पता लगाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, इंतजार करो और देखो कि उसके भविष्यवाणियां सच होती हैं या नहीं। इसके लिए हम काफी देर तक इंतजार भी कर सकते हैं। भविष्य की तस्वीर। ओके दोस्तों, अगली वाली के लिए हमें टिन फॉयल वाली टोपियां पहननी पड़ सकती हैं। 2018 में एक आदमी, नाम है अलेक्जेंडर स्मिथ, वो यूट्यूब चैनल एपेक्स टीवी पर कुछ वीडियो में नजर आया और उसके पास एक कबूलनामा था। क्या अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है? एलेक्स दावा करता था कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। ओके, शायद ये सबसे मुश्किल अनुमान नहीं था। कथित रूप से CIA ने उसे 1981 में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा, जब उसे समय से यात्रा करके 2118 जाना पड़ा। वो मिशन क्या था? ठीक से बताया नहीं, वो चुप रहा। लेकिन लौटने पर CIA खुश नहीं था। ट्रैवलर दावा करता था कि उसे छिपना पड़ा और वो तब से उसे ढूंढ रहे हैं। But I'm living in hiding. They aren't gonna find me. Yes, I did tell my family about the story, but only after I said it on video recording. ओके, तो उसके शब्दों के अलावा हमारे पास और है क्या? खैर, स्मिथ ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली जो कथित रूप से CIA द्वारा जब्त की गई कॉपी थी। देखो, जब वो 2118 में था तो उसने भविष्य के शहर की तस्वीर ली थी। कम से कम वो तो यही कहता है। वो तस्वीर इतनी धुंधली है कि कुछ खास देखा नहीं जा सकता। बहरहाल, वो दावा करता था कि वो 80 के दशक से इस सबूत को संभाले रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों उसे लगा कि 2018 ही सही समय है। लेकिन जो भी हो, वो आगे इंसानियत से क्लाइमेट चेंज से निपटने की अपील करता गया, संकेत देते हुए कि उसने एक ऐसा भविष्य देखा जहां वो दुनिया को बर्बाद कर देता है। जी हाँ, क्या आप जल्द से जल्द लोगों को बताना चाहेंगे बजाय इंतजार के? मुझे नहीं बताया। हालांकि वो तस्वीर किसी बर्बाद शहर की लगती नहीं है, ना ही तुम देख सकोगे। कथित रूप से वो धुंधली इसलिए है क्योंकि खास समय यात्रा में ऐसा होता है। जी हाँ, जरूर। ऊपर से वो आदमी लगातार बदलता अमेरिकी एक्सेंट यूज करता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। This picture was the city I walked in. I'll never forget when I took that picture. It was right outside the city. जी हाँ, साथ ही वो अजीब मास्क जैसी चीजें जो वो पहने हुए। मुझे लगता है ये कहना ठीक है कि पुराना अलेक्जेंडर बस 15 मिनट की फेम तलाशने वाला एक धोखेबाज था, क्योंकि समय यात्रा में ऐसा होता है। सॉरी भाई लोग, लेकिन मुझे इसे सिर्फ हंसी के लिए शामिल करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंक होल। क्या आपने सोचा है कि सपनों में टाइम ट्रेवल की कहानी पागलपन भरी होती है? कमरबंद कस लो। 2006 के एक डॉक्यूमेंट्री में एक स्वीडिश आदमी नाम का हानन नॉर्डिक ने दुनिया को अपनी पागल टाइम ट्रेवल अनुभव से चौंका दिया। कथित रूप से एक दिन उसने अपने सिंक के नीचे लीक देखी तो उसने तुरंत टूल्स लिए और काम पर लग गया। लेकिन जैसे ही वो ठीक करने वहां पहुंचा, उसे हैरानी हुई कि सिंक का पिछला हिस्सा उससे दूर होता लग रहा था, जैसे जादू से होता है, और दूर पहुंचता गया, जब तक उसे एहसास हुआ कि लीक वाली जगह तक पहुंचने के लिए उसे नीचे क्रॉल करना पड़ेगा। तो वो नीचे चला गया, लेकिन अचानक कहीं से एक अंधा करने वाली सफेद रोशनी फूट पड़ी और तेजी से उसको घेर लिया। जब वो फीकी पड़ी तो हाकन किचन में नहीं था। हमारा आदमी अब कहीं बाहर ही था और कोई उसके सामने खड़ा था, कोई जो उसे पहचान में आ रहा था। पेट में एक झटका लगते हुए हाकन को एहसास हुआ कि वो खुद को देख रहा है, खुद का ही एक बूढ़ा वर्जन। ये दूसरा वो अपने ही पुराने खुद को देखकर खुश हो गया। भले युवा हाकन बहुत कंफ्यूज था। दोनों जल्दी बातें करने लगे, जानते हुए कि कोई यकीन नहीं करेगा। युवा आदमी ने अपना सेलफोन निकाला और इंटरेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। जी हाँ, उसके टैटू भी मैच कर रहे थे। हालांकि मजा लेते हुए हाकन को अपने समय में लौटना पड़ा अपनी कहानी शेयर करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्री को पहली बार लॉन्च करने के बाद ये इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है।
कई लोग पूरी तरह से यकीन कर रहे हैं, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा लगता है। लिखित में वो कभी नहीं बताया कि वो कैसे लौटा। जी हाँ, और ये बहुत ही सुविधाजनक लगता है कि हमारे पास फुटेज इतनी धुंधली है कि भविष्य वाले आदमी का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखता। हालांकि ये सही है कि उस समय सेलफोन के कैमरा बहुत ही खराब होते थे, लेकिन वो बेहतर एंगल तो ले सकता था। इसके अलावा कुछ लोग जल्द ही इशारा करते हैं कि मैचिंग टैटू दोनों बहुत ताज़ा लगते हैं। क्या बूढ़े आदमी का ज्यादा फीका नहीं होना चाहिए था? खैर, ये सभी अच्छे सवाल हैं, क्योंकि आखिरकार खुलासा हुआ कि ये सब एक बड़ा प्रचार करने का स्टंट था। जी हाँ, ये AMF इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उनके पेंशन प्लान के लिए चलाया गया था, क्योंकि पता नहीं इंश्योरेंस बेचने के लिए टाइम ट्रैवलर से बेहतर और क्या हो सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है। चिंता मत करो यार, मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ। रहस्यमय मैसेज। भाई लोग, आप सोच भी नहीं सकते कि 1984 में इंग्लैंड के डॉडलिस्टन गांव में एक पुरानी धूल भरी झोपड़ी थी। वो एक ऐसी जंगली टाइम ट्रैवल की कहानी की मेजबानी करने वाली है जो मैंने कई बार सुनी है। टीचर केन वेबस्टर वहां अपनी गर्लफ्रेंड डेबी और उनके गेस्ट निकोल के साथ रहता था। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कर रहे थे जब उन्होंने फर्श और दीवारों पर कुछ अजीब 6 उंगलियों वाले पांव के निशान देखे। इसे मजाक मानकर उन्होंने उन अजीब निशानों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चीजें और ज्यादा अजीब होती गईं। अचानक झोंपड़ी में स्पॉट्स देखने लगे। तीनों ने दीवार पर अजीब छायां फड़फड़ाती देखी और कई बार वो कमरे में घुसी तो बिली के खाने के टिन्स को पिरामिड की तरह साफ सुथरा पाया। अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए वो आगे बढ़े, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। केन लोकल स्कूल में पढ़ाता था और उसे तब की अत्याधुनिक कंप्यूटर घर लाने की इजाजत मिल गई। उत्साह से उसने उसको चालू किया और स्क्रीन पर अजीब टेक्स्ट दिखने से हैरान हो गया। ये किसी तरह की डरावनी कविता थी, सपनों और मुरझाते फूलों के बारे में लिखा था। लेकिन केन उसका ज्यादा मतलब नहीं निकाल सका और वो वहां पर नहीं रुकी। जल्दी एक और अजीब मैसेज आया। ये पुरानी बोली में लिखा था और सीधे वेबस्टर पर घर चुराने का आरोप लगाता था। यह रहस्यमय रूप से LW जैसा साइन था। पहले तो केन को लगा ये कोई मजाक होगा, लेकिन याद रखो ये साल 1984 था, जब इंटरनेट ना के बराबर था और केन का कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा भी नहीं था, तो ये हो नहीं सकता था। एक झटके में केन ने LW को संदेश टाइप किया। हैरानी की बात यह है कि उसे जवाब मिला। साथ ही एक और मैसेज आया, फिर एक और एक और। धीरे धीरे LW और केन एक दूसरे को जानने लगे। LW असल में ल्यूकास था। वो दावा करता था कि 1500 के दशक में रहता था, जो बोली समझता था, उसी जगह पर जहां अब केन की झोपड़ी है। ये लुकास था जिसने पहले की अजीब गतिविधियां की थी, किसी टाइम स्लिप से केन का ध्यान खींचने के लिए। इसके अलावा लुकास ने आखिरकार बताया कि वो एक रहस्यमय तीसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, जो 2019 के साल से होने का दावा करता था। ओके यार, अब मेरा सर घूम रहा है। ये भविष्य का आदमी कथित रूप से अतीत में यात्रा कर चुका था और लुकास के लिए लीम्स बॉयस्ट लाया था, जो लाइट्स का बॉक्स में अनुवाद होता है। क्या ये वो कंप्यूटर हो सकता है जिससे वो केन बात कर रहा था? मामलों को और उलझाने के लिए लुकास ने फिर कबूल किया कि उसका नाम थॉमस है और वो उपनाम इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 2109 वाले आदमी ने उसे आदेश दिया था। हे भगवान, आप समझ रहे हैं ना? खुद की पीठ थपथपाओ। आखिरकार 2109 वाला आदमी बातचीत में शामिल हो गया और केन को बताया कि वो और थॉमस एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा है जो इतिहास बदल देगा। बहुत बढ़िया, लेकिन अपना असली नाम बताकर थॉमस ने संभावित रूप से बड़ा प्लान बर्बाद कर दिया। यार, वो प्लान क्या था हम कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी आखिरी चिट्ठी में थॉमस ने केन को बताया कि उसे जादूगरी का आरोपी बनाया गया है, उसे अपनी जमीन से भागना पड़ रहा है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि भविष्य का कंप्यूटर रखने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल केन से उसकी दोस्ती के लिए शुक्रिया कहने का समय था और वादा किया कि वो घटनाओं पर एक किताब लिखेगा और उसे बाद में ढूंढने के लिए उसे कहीं छुपा देगा। 2109 में पुष्टि हुई कि एक दिन किताब सच में मिलेगी, इससे पहले कि गायब हो जाए और कभी ना लौटे। यार, ये काम सुपर डरावना है और काफी उलझा हुआ भी, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुझे तो पूरा मामला बकवास लगता है ना? घटनाओं का ब्यौरा खुद केन से मिलता है, जिसने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम द वर्टिकल प्लेन है। ओह अच्छा, ये बात है। केन ने निश्चित रूप से इससे फायदा कमाया, तो फेक करने का मोटिव तो होगा। लेकिन थॉमस के मैसेज का विश्लेषण करने पर इंग्लिश टीचर पीटर ट्रेडर ने निष्कर्ष निकाला कि इस्तेमाल किए गए शब्द 1540 के दशक चेशायर के असली हैं। मतलब इसलिए कि वो 100% असली हैं। पर दूसरे विद्वान इससे असहमत हैं। भाषा में विभिन्न गड़बड़ियां इशारा करती हैं जो उसे धोखा साबित कर सकती हैं। इसके बावजूद हम कभी सही से नहीं जान पाएंगे और केन दृढ़ है कि कई मैसेज घर में किसी के ना होने पर आए थे, जिससे उनको फेक नहीं किया जा सकता। हालांकि थॉमस की वादा की गई किताब अभी तक नहीं मिली, पर मैं इस बात पर सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये असली हो, सच में यार। लेकिन जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिलते, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम इसको क्या समझते हो। और इसी के साथ में जितनी टाइम ट्रेवल की कहानियां सुना सकता था, झेल सकता था, मैंने बताई। इन कमाल की कहानियों में से कौन सी आपको सबसे बेहतरीन लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।